नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम जो प्रीवियस ईयर के पेपर हल कर रहे हैं जीएस के लिए, उसमें फोर्थ पेपर हल करेंगे। इससे पहले हमने जीएस का फिफ्थ और सिक्स पेपर पहले हल कर लिया है, आप उसको भी जरूर देखिएगा। इसको हल करने का हमारा उद्देश्य केवल यही है जिससे हम बेहतर तरीके से सीख पाएं कि कैसे हम शब्द रचना करते हैं जब मेंस का पेपर हल करते हैं। क्योंकि वहां समय निर्धारित है 3 घंटे और अधिकतम अंक निर्धारित है 3 घंटे, प्रश्नों की संख्या निर्धारित है 20 और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यानी ये जो शर्त है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 3 घंटे में हमें ये सब प्रश्न हल करने होते हैं। इसमें अलग अलग विधा के प्रश्न हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के प्रश्न हो सकते हैं, अलग अलग भूमिका पर प्रश्न हो सकते हैं। इन 20 प्रश्नों को कैसे हम हल करेंगे, इस पर हमें बात करनी रहेगी। महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको जरूर करिएगा। अगर समय मिलेगा तो हम 2023 के भी पेपर हल कराएंगे यदि समय मिलता है। फिलहाल तो 2024 वाले पर हम ध्यान दे रहे हैं, उससे ही हम आपको बेहतर तरीके से चीजें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें किस स्थिति में उत्तर को लिखना है। मुख्य रहता है हमारे लिए, जब हम उत्तर लिखना सीख जाते हैं, उत्तर हमारा अच्छा लिखने लगते हैं, फिर हमारे लिए आसान हो जाता है मेंस की परीक्षा। तो आइए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न पढ़ेंगे, इसके बाद उनको हम हल करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा में आए थे। पूरा पेपर एक बार देख लेते हैं, फिर एक एक प्रश्न हम हल करेंगे। पहला प्रश्न था, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित भूमिका का परीक्षण कीजिए। नीति परक आचार संहिता, कार्य संस्कृति। अगला है, मानव व्यवहार में नैतिकता के मूल आदर्शों एवं मूल्यों को विकसित करने में स्वामी विवेकानंद के विचार कहां तक सफल रहे हैं, विवेचना कीजिए। अगला है, उन विभिन्न कौशलों की चर्चा कीजिए जिनके द्वारा लोक सेवक कानून के नियमों के प्रति जनता की प्रतिबद्धता को बढ़ा सकता है। फिर अगला है, आचार संहिता और आचरण संहिता के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए तथा उनके व्यवहारिक प्रभावों एवं अनुप्रयोगों को उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगला है, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार का अधिनियम कहां तक प्रभावी है। अगला है, आपदा प्रबंधन एवं कार्यस्थल पर सामंजस्य बनाने में सामवेगिक बुद्धि की क्या भूमिका है। अगला है, सार्वजनिक नीति के नियोजन में अप्रत्याशित परिणामों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक होता है, उपयुक्त तर्कों सहित उत्तर दीजिए। अगला है, लोक सेवक की अभिवृत्ति को आकार देने में सहानुभूति की क्या भूमिका है, यह जनता के साथ उनकी अंतर क्रिया को कैसे बढ़ा सकता है। कमजोर वर्गों की बेहतर सेवा हेतु लोक सेवकों में सहिष्णुता एवं करुणा को बढ़ावा देने के लिए अपने सुझावों की व्याख्या कीजिए। लोक सेवक अक्सर अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ काम करते हैं। आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि व्यावसायिकता बनाए रखते हुए उसकी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी। फिर बाखंड था, इसमें प्रश्न है, वर्तमान समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की चुनौतियों से निपटने के लिए नैतिक आधारों की विवेचना कीजिए। अगला है, लोक प्रशासन में कार्यरत अधिकारी के लिए सिविल सेवा मूल्यों का स्वरूप क्या होना चाहिए, वह अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में इन मूल्यों के बीच कैसे संतुलन स्थापित कर सकता है। अगला है, शासन व्यवस्था में कार्य निष्पादन का नैतिक आधार क्या है, परिणाम निरपेक्ष एवं परिणाम सापेक्ष कर्म के आलोक में विवेचना कीजिए। लोक प्रशंसकों द्वारा नीति निर्माण की प्रक्रिया में वांछित सामाजिक नैतिक लक्षणों की प्राप्ति होती, क्या साधनों की नैतिक पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए अथवा परिणामों की प्रभावशीलता को समझाइए। आगे देखते हैं। 15वां प्रश्न क्या है, एक सिचुएशन बेस है, यानी आपको एक घटना दी जाएगी कि इससे संबंधित यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो आप क्या कदम उठाएंगे। अगला प्रश्न है, राजनीतिक अभिवृत्तियों को आकार देने और अंतरराष्ट्रीयकरण में समाज की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फिर अगला है, एक प्रशासक के रूप में भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संवर्धन में अभिवृत्ति परिवर्तन है अंतरावेशी कार्यक्रम विकसित कीजिए। अगला है, निजी संबंधों जैसे परिवार है मित्रता और सार्वजनिक संबंधों जैसे व्यापार है राजनीति में नैतिकता के बीच मुख्य अंतर क्या है, समझाइए। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार व्यक्ति की विश्वास विषय के प्रति अभिव्यक्ति का विरुद्ध हो सकता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, इसके बारे में बताना है। और अगला प्रश्न क्या है,
युवाओं द्वारा संचालित एक पर्यावरणीय आंदोलन सोशल मीडिया रैलियों और प्रभावकारी व्यक्तियों और वैज्ञानिकों के साथ सहयोग के माध्यम से लोकप्रियता प्राप्त करता है। समय के साथ इस आंदोलन ने सार्वजनिक समर्थन प्राप्त किया और सरकार को नीति में बदलाव का प्रस्ताव देने के लिए प्रेरित किया। एक सिविल सेवक के रूप में इस स्थिति से निपटने के लिए आप क्या रुख करेंगे। यहाँ हमने संक्षेप में सारे प्रश्न पढ़ लिए। अब हम क्या देखेंगे, कैसे इन प्रश्नों को हल करेंगे, यानी एक एक शब्द लिखकर हम देखेंगे, एक एक प्रश्न लिखकर हम देखेंगे, शब्द रचना सीखेंगे। पहली बार यदि आप क्लास देख रहे हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे आपको आगे सारी चीजें मिलती रहें और मेंस में मदद मिलती रहे। कोई भी परीक्षा का आप मेंस देने जा रहे हो, चाहे यूपीएससी का जा रहे हो, चाहे पीएससी का जा रहे हो, आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और क्लास को पूरा देखना है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा। अब हम प्रश्न हल करते हैं, एक एक प्रश्न पढ़ेंगे फिर उसको हल करेंगे कि कैसे क्या हम कर सकते हैं। बेहतर तरीके से प्रश्न का निर्माण, उत्तर का निर्माण हम यहाँ सीखेंगे। सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित भूमिका परीक्षण कीजिए। नीतिपरक आचार संहिता और कार्य संस्कृति। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। सिविल सेवा किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार स्तंभ होती है। इसकी प्रभावशीलता न केवल नियमों के पालन पर बल्कि लोक सेवकों के नैतिक मूल्यों और उनके कार्य करने के वातावरण पर निर्भर करती है। उत्तर लिखने से पहले हमने क्या किया, छोटा प्रश्न के बारे में हमने कोई एक चर्चा कर ली। अब हम इनके खंडों को देखेंगे। नीतिपरक आचार संहिता, यदि यहां पर प्रश्न में आ दिया है तो आप आ ही लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे। नीतिपरक आचार संहिता उन मार्गदर्शक सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों का समूह है जो एक सिविल सेवक को सही और गलत के बीच निर्णय लेने में सहायता करते हैं। इसकी भूमिका निम्नलिखित है। अब हमें इनकी भूमिका पर थोड़ी बात कर लेनी है। निर्णय प्रक्रिया में शुद्धता, जैसे यह लोक सेवकों को निजी हितों के ऊपर सार्वजनिक हितों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है, जिससे पक्षपात रहित निर्णय सुरक्षित होते हैं। फिर है जवाबदेही और ईमानदारी। यह संहिता सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देती है, जिससे प्रशासन में भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। फिर आता है जनता का विश्वास। जब अधिकारी नैतिक रूप से व्यवहार करते हैं तो सरकार और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता मजबूत होता है, जो लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है। फिर अगला आता है द्वंद्व का समाधान। कठिन परिस्थितियों या नैतिक दुविधा के समय यह संहिता एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करती है। फिर इसके बाद आता है कार्य संस्कृति यानी वर्क कल्चर। कार्य संस्कृति किसी संगठन के भीतर साझा किए गए मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों का एक समूह है। सिविल सेवा में एक सकारात्मक कार्य संस्कृति की भूमिका इस प्रकार है, जैसे दक्षता और उत्पादकता, यानी एक स्वस्थ कार्य संस्कृति कर्मचारियों को नवाचार और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर होता है। समूह भावना, टीम वर्क जिसको हम कहते हैं, यह अधिकारियों के बीच समन्वय और सहयोग की भावना विकसित करती है, जो जटिल प्रशासनिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक है। इसके बाद आता है सहानुभूति और संवेदनशीलता। यदि कार्य संस्कृति जन केंद्रित है तो लोक सेवक समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं। फिर आता है व्यावसायिकता। यह कार्यस्थल पर अनुशासन, समयबद्धता और निष्पक्षता को बढ़ावा देती है, जिससे प्रशासन की छवि में सुधार होता है। इस प्रकार संक्षेप में हम क्या कहेंगे, नीतिपरक आचार संहिता सिविल सेवा की आत्मा है, जबकि कार्य संस्कृति उसका वातावरण, यानी दोनों चीजें जरूरी हो गई। जब ये दोनों सकारात्मक रूप से कार्य करते हैं तो एक सुशासन का निर्माण होता है जो जन कल्याण के प्रति समर्पित होता है। हमने क्या किया, पहला प्रश्न पढ़ लिया। चलिए अगला देखते हैं। मानव व्यवहार में नैतिकता के मूल आदर्शों एवं मूल्यों को विकसित करने में स्वामी विवेकानंद के विचार कहां तक सफल रहे हैं, विवेचना कीजिए। ये जो हमने चिंतक पढ़े थे, हमारे सिलेबस में जो चिंतक हैं उनमें से किसी के बारे में भी यह पूछ सकता है। स्वामी विवेकानंद न केवल आध्यात्मिक गुरु थे बल्कि एक महान समाज सुधारक और विचारक भी थे। उनके विचार आज भी मानव व्यवहार में नैतिकता और उच्च मूल्यों को स्थापित करने में अत्यंत प्रासंगिक सफल होते हैं। जैसे
नैतिकता के विकास में विवेकानंद के मुख्य विचार क्या हैं? स्वामी विवेकानंद ने नैतिकता को कर्मकांडों से ऊपर उठाकर आत्म साक्षात्कार और मानव सेवा से जोड़ा है। उनके विचारों की सफलता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, जैसे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। यानी विवेकानंद का मानना था जो स्वयं में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। उनका यह विचार व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति पहचानने और नैतिक रूप से सुदृढ़ बनाने में प्रेरित करता है। फिर शिव ज्ञाने जीव सेवा, मतलब मानव सेवा ही माधव सेवा है। उन्होंने सिखाया कि दरिद्र और पीड़ित की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। देखो, कोई भी आपसे चिंतक आ सकता है तो उसके जो अच्छे विचार हैं उन पर भी चर्चा करना रहेगा। यह विचार समाज में परोपकार, करुणा और सहानुभूति जैसे नैतिक मूल्यों को विकसित करने में पूर्णतः सफल रहा। फिर आता है चरित्र निर्माण। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य निर्माण होना चाहिए। उन्होंने बौद्धिक विकास से अधिक चरित्र की शुद्धता पर बल दिया, जो व्यक्तिगत नैतिकता का आधार है। फिर निडरता और साहस। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका यह आह्वान व्यक्ति को अधर्म और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस प्रदान करता है। फिर बात आती है मानव व्यवहार और प्रभाव सफलता। कैसे इन सबको एक साथ हम जोड़ के देखेंगे कि हमारे व्यवहार पर कैसे प्रभाव पड़ेगा और सफलता का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। तो विवेकानंद के विचारों की सफलता व्यावहारिक जगत में स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे युवाओं के लिए प्रेरणा, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस उनके जन्मदिन पर इस बात का प्रमाण है कि उनके विचार आधुनिक पीढ़ी को नैतिक और उत्तरदायी नागरिक बनाने में मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। फिर सार्वभौमिक भाईचारा, मतलब शिकागो धर्म संसद में उनके संबोधन ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया, जो अंतरराष्ट्रीय नैतिकता का मूल है। फिर बात आती है निस्वार्थ कर्म की, यानी रामकृष्ण मिशन जैसे संस्थाएं आज भी उनके सेवा भाव के सिद्धांतों पर चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचा रही हैं, जो उनके विचारों की व्यावहारिक सफलता को दर्शाता है। फिर आता है स्वामी विवेकानंद के विचार मानव व्यवहार में नैतिकता के बीजारोपण में न केवल सफल रहे, बल्कि वे एक ऐसी जीवन पद्धति प्रदान करते हैं जहां धर्म और विज्ञान तथा आध्यात्म और आधुनिकता का संतुलन बना रहता है। उनके विचार आज के प्रतिस्पर्धी युग में व्यक्ति को मानसिक शांति और नैतिक स्थिरता प्रदान करने के सबसे सहायक माध्यम हैं। चलिए, एक चिंतक के बारे में आपको लिखना रहेगा। वह आपका अपने देश से भी हो सकता है और चिंतक बाहर से भी हो सकता है। चलिए, 2 प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। अब हम लिखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा। जब विभिन्न कौशलों की चर्चा कीजिए जिनके द्वारा एक लोक सेवक कानून के नियमों के प्रति जनता की प्रतिबद्धता को बढ़ा सकता है। तो किसी भी जीवित लोकतंत्र में कानून का शासन तभी प्रभावी होता है जब जनता उसके प्रति स्वेच्छा से प्रतिबद्ध हो। एक लोक सेवक अपनी स्थिति और शक्तियों का उपयोग केवल दंड के लिए नहीं बल्कि जनता में विश्वास पैदा करने के लिए करता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, थोड़ा प्रश्न के बारे में हम भूमिका देंगे। इसके बाद लिखेंगे जनता की प्रतिबद्धता बढ़ाने हेतु आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं। तो लोक सेवक निम्नलिखित कौशलों के माध्यम से विधि के शासन के प्रति नागरिक निष्ठा को सुदृढ़ कर सकता है। सबसे पहला कौन सा होगा, प्रभावी संचार कौशल, यानी जटिल कानूनों को सरल भाषा में जनता तक पहुंचाना अनिवार्य है। जब लोग कानून के पीछे के तर्क और लाभों को समझते हैं तो वे उनके पालन अधिक तत्परता से करते हैं। देखो, मान लो कोई कानून आया और वो अंग्रेजी में है, यानी वो स्थानीय भाषा में नहीं है, तो उसको अंतिम व्यक्ति कैसे समझ पाएगा। तो आवश्यक है कि संचार कौशल ऐसा होना चाहिए जो उनको यह बताए कि आपके हित की कहाँ बात की गई है। फिर समानुभूति और संवेदनशीलता, यानी जनता की समस्याओं को उनके दृष्टिकोण से समझना एक महत्वपूर्ण कौशल है। यदि एक अधिकारी मानवीय आधार पर निर्णय लेता है तो जनता प्रशासन को दमनकारी के बजाय सहयोगी मानने लगती है। फिर अगली बात आती है मध्यस्थता और संघर्ष समाधान की। स्थानीय विवादों को कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का कौशल जनता में यह विश्वास जगाता है कि न्याय प्रणाली निष्पक्ष और सुलभ है। इसके बाद आता है पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा। जब लोक सेवक स्वयं कानून का कड़ाई से पालन करता है और अपनी कार्यशैली को पारदर्शी रखता है तो वह समाज के लिए एक रोल मॉडल
बनता है। भाई देखो, कई अधिकारी होते हैं जिनकी विदाई पर या जिनके सहयोग में लोग बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, और कई अधिकारी होते हैं जिनको ये सोचा करते हैं कि कब ये भागेगा। ईमानदारी जनता को नियमों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है। फिर आता है सामुदायिक भागीदारी, यानी नीति निर्माण और क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों को शामिल करना। जब जनता को लगता है कि कानून उनकी भलाई के लिए है और उनकी राय का सम्मान किया गया है, तो उनकी प्रतिबद्धता स्वतः बढ़ जाती है। फिर सांवेगिक वृद्धि क्या है भाई? सांवेगिक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। कठिन और तनावपूर्ण स्थितियों जैसे दंगे या आपदा में धैर्य बनाए रखना और भीड़ के मनोविज्ञान को समझकर उचित व्यवहार करना इसमें शामिल है। तो व्यावहारिक प्रभाव क्या होते हैं? इन कौशलों का उपयोग करने से प्रशासन और नागरिक के बीच की दूरी कम होती है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई अधिकारी सूचना के अधिकार का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करता है तो शासन में पारदर्शिता आती है और भ्रष्टाचार के प्रति जनता का डर कम होता है। इसी प्रकार कमजोर वर्गों के प्रति करुणा और सहिष्णुता दिखाने से समाज के अंतिम व्यक्ति का कानून पर भरोसा बढ़ता है। एक सूचना देते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे हम आपको यहाँ चीजें समझा रहे हैं, ऐसे अपनी मेंस की आंसर राइटिंग कराई जाती है, आप उसको भी जरूर देखा करिए। निबंध लिखना आपको सिखाया जाता है। यदि आप निबंध में 0 स्तर पर हैं तो आप इसको देखिए, जरूर आपकी समझ में आएगा। आप चाहे यूपीएससी में जा रहे हो, चाहे यूपीपीएससी में जा रहे हो, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। इसलिए पहली बार आप क्लास देख रहे हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आचार संहिता और आचरण संहिता के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए तथा उनके व्यवहारिक प्रभावों एवं अनुप्रयोगों को उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए, जितना अच्छे से आप यहाँ पर लिखना सीख लोगे, हमारा इस पिछले पेपर पढ़ाने का उद्देश्य यही है। पिछले पेपर तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन उनको बेहतर तरीके से समझाए भी तो कोई। सबसे बड़ी दिक्कत हिंदी माध्यम के लिए क्या है कि भाई कोई समझाने वाला नहीं है। आपको कहा जाता है कि भाई जाओ नोट्स ले लो जाके, पीडीएफ पढ़ लो जाके, समझाने वाला कोई नहीं है। पीडीएफ कभी आपको कलेक्टर नहीं बना सकती। आप एक चीज ध्यान रखना, कभी कलेक्टर नहीं बना सकती। आपको चीजें समझनी पड़ेंगी और बहुत कम टीचर हैं समझाने वाले। इसलिए कहते हैं पहली बार यदि आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे एक एक चीज हम यहाँ सिखाते हैं आप तक पहुंचती रहे। लोक प्रशासन में शुचिता और नैतिकता बनाए रखने के लिए आचार संहिता और आचरण संहिता 2 प्रमुख स्तंभ हैं। यद्यपि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन इनकी प्रकृति और कार्यान्वयन में अंतर स्पष्ट होता है। क्या अंतर है देखते हैं। आचार संहिता और आचरण संहिता में मुख्य अंतर क्या है? प्रकृति कैसी है? आचार संहिता सामान्य और दार्शनिक होती है। यह क्या करना चाहिए यानी आदर्श पर निर्धारित है। आचरण संहिता क्या है? विशिष्ट और निर्देशात्मक होती है। यह क्या करना यानी नियम के तहत आधारित है। क्षेत्र की यदि हम बात करें तो यह व्यापक होती है और व्यापक नैतिक मूल्यों जैसे ईमानदारी है, करुणा है, इन पर सब पर केंद्रित होती है। और इधर आपका संकीर्ण होता है और विशिष्ट कार्यों या व्यवहारों के लिए दिशा निर्देश देती है। फिर प्रवर्तन की बात करते हैं तो यह स्वप्रेरित होती है। इसके उल्लंघन पर आमतौर पर कानूनी दंड के बजाय नैतिक ग्लानि होती है और यह अनिवार्य होती है। इसके उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई या दंड का प्रावधान किया जाता है। उद्देश्य की बात करें तो यह इसका उद्देश्य क्या है? निर्णय लेने में नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करना, और इसका उद्देश्य कार्यस्थल पर अनुशासन और मानक व्यवहार सुनिश्चित करना होता है। फिर हम बात करते हैं व्यवहारिक प्रभाव एवं अनुप्रयोगों की। तो आचार संहिता के अनुप्रयोग क्या हैं? यह एक सिविल सेवक को नैतिक दुविधा की स्थिति में सही मार्ग दिखाती है। उदाहरण के लिए क्या हो सकता है? कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी आप समझाने का प्रयास करना। यदि किसी लोक सेवक को पता चलता है कि एक नीति कानूनी रूप से सही है लेकिन नैतिक रूप से गरीबों के खिलाफ है, तो आचार संहिता उसे अंतरात्मा की आवाज सुनने और व्यापक जनहित में कार्य करने हेतु प्रेरित करेगी। आचरण संहिता के अनुप्रयोग क्या हैं? यह प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर सिविल सेवा आचरण नियमावली के अनुसार एक सरकारी अधिकारी किसी राजनीतिक दल का प्रचार नहीं कर सकता या कीमती उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। यह नियम स्पष्ट है कि और इसका उल्लंघन होने पर अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है। फिर संयुक्त प्रभाव की हम बात करते हैं तो जहां आचरण संहिता यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी न्यूनतम मानकों का पालन करे, वहीं आचार संहिता उन्हें
उत्कृष्टता और निस्वार्थ सेवा के लिए प्रोत्साहित करती है। उदाहरण देखते हैं। कार्यालय समय पर आना आचरण संहिता है, लेकिन कार्यालय में आए हुए किसी वृद्ध व्यक्ति की संवेदनशीलता के साथ मदद करना आचार संहिता का हिस्सा है। यानी आप हमेशा ऐसे उदाहरण दीजिएगा जो दैनिक जीवन से मिलते जुलते दिख रहे हों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शासन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार का अधिनियम कहां तक प्रभावी है? उत्तर कैसे लिखेंगे देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारतीय लोकतंत्र में एक क्रांतिकारी मील का पत्थर है। आपसे अभी जो नए कानून आए हैं उनके बारे में पूछ सकता है, जैसे महिलाओं पर कानून आया है, 33% आरक्षण पर है, इनसे संबंधित पूछा जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, शासन में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने में आरटीआई की प्रभावशीलता क्या है? सूचना का अधिकार शासन व्यवस्था को गोपनीयता की संस्कृति से खुलेपन की संस्कृति की ओर ले जाने में निम्नलिखित रूप से यह प्रभावी रहता है। जैसे लोकतांत्रिक सशक्तिकरण, यह नागरिकों को सरकार से प्रश्न पूछने और उनके निर्णयों के पीछे के तर्कों को जानने का अधिकार देता है। भाई सरकार से आपको कुछ पूछना है तो आप कैसे पूछोगे, उसका यह जरिया बनता है। इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और नागरिक शासन के भागीदार बनते हैं। फिर भ्रष्टाचार पर अंकुश, सार्वजनिक व्यय, निविदाओं और चयन प्रक्रियाओं की जानकारी सार्वजनिक होने से अधिकारियों में जवाबदेही का डर पैदा हुआ है और कई बड़े घोटालों का खुलासा आरटीआई के माध्यम से ही संभव हो पाया है। फिर प्रशासनिक जवाबदेही की बात आती है। लोक सूचना अधिकारियों के लिए समय सीमा के भीतर जानकारी देना अनिवार्य है। जानकारी न देने या गलत जानकारी देने पर दंड का प्रावधान प्रशासनिक शिथिलता को कम करता है। फिर आता है नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन। जब योजनाओं के लाभार्थी, बजट और पात्रता की शर्तें सार्वजनिक होती हैं तो बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाती है और लाभ सीधे पात्र तक यानी पात्र व्यक्ति तक पहुंचता है। फिर चुनौतियां और सीमाएं देखते हैं। इनकी प्रभावशीलता के बावजूद कुछ कारक इसकी पूर्ण सफलता में बाधक हैं, जैसे अवेयरनेस की कमी। ग्रामीण और पिछले क्षेत्रों में अभी भी बड़ी आबादी को इस अधिकार के उपयोग का सही जानकारी नहीं है। फिर संस्थागत बाधाएं क्या हो सकती हैं? सूचना आयोगों में रिक्त पद और आवेदनों का भारी लंबित होना न्याय में देरी का कारण बनता है। फिर आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले, यानी पारदर्शिता की मांग करने वाले कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और एवं गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। फिर आता है अपवादों का दुरुपयोग, यानी अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा या गोपनीयता के नाम पर धारा 8 के तहत महत्वपूर्ण जानकारी देने से मना कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपदा प्रबंधन एवं कार्यस्थल पर सामंजस्य बनाने में सांवेगिक बुद्धि की क्या भूमिका होती है? चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। उम्मीद है कि आप ये समझ रहे होंगे कि लिखना कैसे है। ये आप धीरे धीरे समझ पा रहे हो कि हर प्रश्न को कैसे हमें एक स्वरूप देना है। सांवेगिक बुद्धि स्वयं की ओर और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता है। एक लोक सेवक के लिए विशेषकर आपदा जैसी कठिन परिस्थितियों और कार्यालय के वातावरण में यह कौशल तकनीकी ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आपदा प्रबंधन की भूमिका देखते हैं क्या है। आपदाएं अत्यधिक तनाव, अनिश्चितता और मानवीय पीड़ा का समय होती हैं। तो यहाँ भूमिका कैसी है? निम्नलिखित है। जैसे तनाव प्रबंधन, आपदा के समय अधिकारी पर भारी दबाव होता है। सांवेगिक बुद्धि उसे शांत रहने और घबराहट में गलत निर्णय लेने से बचाती है। फिर आता है सहानुभूति, पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी पीड़ा को समझना राहत कार्यों को अधिक मानवीय बनाता है। यह जनता में प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा करता है। फिर आता है त्वरित निर्णय क्षमता, यानी भावनाओं पर नियंत्रण होने से एक प्रशासक उपलब्ध संसाधनों का बेहतर विश्लेषण कर पाता है और जीवन रक्षक निर्णय शीघ्रता से ले सकता है। फिर आता है प्रेरणा और नेतृत्व, संकट के समय बचाव दल के मनोबल को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान नेता अपनी टीम को प्रेरित कर कठिन परिस्थितियों में भी कार्य करने के लिए तैयार रहता है। फिर आता है कार्यस्थल पर सामंजस्य बनाने में भूमिका क्या हो सकती है। एक संगठन के भीतर कुशल कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए अनिवार्य क्या क्या है, जैसे संघर्ष समाधान, यानी
कार्यस्थल पर विभिन्न विचारों के कारण मतभेद होना स्वाभाविक है। देखो क्या होता है, जब कहीं भी आप काम करते हो वहां कई बार मतभेद हो जाते हैं। ईआई के माध्यम से एक अधिकारी दूसरों के दृष्टिकोण को समझकर शांतपूर्ण और सम्मानजनक समाधान निकाल सकता है। फिर बेहतर संचार कैसे है? अपनी भावनाओं को स्पष्टता से व्यक्त करना और दूसरों को ध्यान में सुनना टीम के भीतर गलतफहमियों को कम करता है। यानी यदि आप किसी की बात को लगातार काटते रहेंगे तो वह व्यक्ति रुष्ट हो सकता है और इसका नुकसान हो सकता है। फिर आता है टीम वर्क और सहयोग। दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण बनता है, जिससे कर्मचारी स्वेच्छा से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगला आता है नेतृत्व और प्रभावशीलता। वह अधिकारी अधिक सफल होता है जो अपने अधीनस्थों की चिंताओं और क्षमताओं को समझता है। यह व्यावसायिकता बनाए रखने के लिए उत्पादकता को बढ़ाता है। आपने एक चीज देखा होगा, ये 5-6 प्रश्न हम लोगों ने पढ़ लिए, इनमें ऐसा नहीं कुछ नई बात बताई जा रहा हो, इसमें लगभग चीजें आपको पता हैं। बस आपको यहां सिखाना यह है कि कैसे उत्तर की रचना करेंगे। इसमें आगे देखेंगे, सांवेगिक बुद्धि केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि एक अनिवार्य प्रशासनिक उपकरण है। आपदा प्रबंधन में यह लचीलापन प्रदान करती है, जबकि कार्यस्थल पर यह सामंजस्य और उत्पादकता का आधार बनती है। अंततः यह एक लोक सेवक को अधिक प्रभावी और मानवीय बनाती है। एक सूचना देते हैं, फिर आगे चलते हैं। पेपर 6 का आपका अभ्यास करा दिया गया है, आप इसको जरूर देखिएगा। इसको भी हमने बेहतर तरीके से समझाया है कि कैसे हमारा फॉर्मेट बनेगा, कैसे चीजें हम लिखेंगे। पहली बार आप क्लास देख रहे हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, जिससे आपको सारी चीजें बराबर मिलती रहें। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक नीति में अप्रत्याशित परिणामों का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? उपयुक्त तर्कों सहित उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं, सार्वजनिक नीति क्या है? पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग। सार्वजनिक नीति नियोजन यानी पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग का उद्देश्य समाज की विशिष्ट समस्याओं का समाधान करना होता है। हालांकि जटिल सामाजिक आर्थिक परिवेश के कारण कई बार नीतियों के वे परिणाम भी निकल आते हैं जिनकी योजना नहीं बनाई गई थी। इन्हें ही अप्रत्याशित परिणाम कहा जाता है। अप्रत्याशित परिणामों के मूल्यांकन की आवश्यकता के कारणों को समझते हैं। जैसे सार्वजनिक नीति की सफलता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए इनका मूल्यांकन निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। जैसे संसाधनों की बर्बादी रोकना। सरकार के पास संसाधन, समय और धन सीमित होते हैं। यदि किसी नीति का परिणाम लक्ष्य के विपरीत निकल रहा है तो समय पर मूल्यांकन करके वित्तीय हानि को रोका जा सकता है। फिर आता है नकारात्मक प्रभावों का शमन। कभी कभी एक समस्या को सुलझाने के लिए बनाई गई नीति दूसरी गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। अब इस बात को कैसे उदाहरण से समझाते हैं। यदि प्रदूषण रोकने के लिए पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जाए तो इसका अप्रत्याशित परिणाम निम्न आय वर्ग के लोगों की आजीविका पर संकट हो सकता है। मूल्यांकन से ऐसे वर्गों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। फिर आता है नीति में सुधार और लचीलापन। मूल्यांकन प्रशासकों को यह समझने में मदद करता है कि नीति के क्रियान्वयन में कहाँ कमी रह गई है। इससे भविष्य की योजनाओं को अधिक सटीक और व्यवहारिक बनाया जा सकता है। फिर जनता का विश्वास बनाए रखना, यानी यदि कोई नीति जनता को लाभ पहुंचाने के बजाय असुविधा पैदा करती है तो सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता है। समयबद्ध मूल्यांकन और सुधारात्मक कदम शासन की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। फिर कोबरा प्रभाव से बचाव। अर्थशास्त्र में इसे तब देखा जाता है जब किसी समस्या का समाधान उस समस्या को और भी बदतर बना देता है। इसी को कोबरा प्रभाव कहते हैं। सार्वजनिक नीति में ऐसे जोखिमों की पहचान केवल निरंतर मूल्यांकन से भी संभव है। फिर मूल्यांकन के लिए तर्क क्या हो सकते हैं? जैसे जटिल तंत्र, यानी समाज एक अंतर संबंधित तंत्र है। एक क्षेत्र में किया गया बदलाव दूसरे क्षेत्र जैसे पर्यावरण को प्रभावित करता है, अतः समग्र प्रभाव को जानने के लिए मूल्यांकन अनिवार्य है। व्यवहारिक फीडबैक देखते हैं। केवल सैद्धांतिक मॉडल के आधार पर नीतियां सफल नहीं होती हैं। धरातल पर आने वाले अप्रत्याशित परिणाम ही वास्तविक फीडबैक का कार्य करते हैं। फिर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां क्या है। इसको हम आपको रिवीजन के तौर पर पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसमें हम केवल उत्तर लिखने का तरीका आपको बताते जा रहे हैं। एक लोक सेवक की अभिवृत्ति को आकार देने में
समानुभूति की क्या भूमिका है, यह जनता के साथ उनकी अंतरक्रिया को कैसे बढ़ा सकता है। फिर देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। एक लोक सेवक के लिए समानुभूति यानी एम्पैथी केवल एक मानवीय गुण नहीं बल्कि एक अनिवार्य प्रशासनिक मूल्य है। समानुभूति का अर्थ है दूसरों के दुखों और परिस्थितियों को उनके दृष्टिकोण से समझना और उसे महसूस करना। लोक सेवक की अभिवृत्ति को आकार देने में क्या भूमिका होती है, यानी एटीट्यूड को आकार देने में क्या भूमिका होती है। तो समानुभूति एक लोक सेवक की सोच और कार्यशैली को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करती है। जन केंद्रित दृष्टिकोण, यानी समानुभूति एक लोक सेवक की अभिवृत्ति को शासक के से सेवक के रूप में परिवर्तित करती है। यह उसे केवल नियमों तक सीमित न रहकर मानवीय आधार पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। फिर अगला आता है पूर्वाग्रहों की समाप्ति। जब एक अधिकारी समानुभूति अपनाता है तो उसकी आवृत्ति से जाति, धर्म या वर्ग आधारित पूर्वाग्रह समाप्त हो जाते हैं। वह समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति की समस्या को भी उतनी ही प्राथमिकता देता है। आगे चलते हैं, नैतिक निर्णय क्षमता की बात करते हैं। समानुभूति नैतिक दुविधा की स्थिति में मार्गदर्शक का कार्य करती है। यह प्रशासक को यह सोचने पर मजबूर करती है कि उसके एक निर्णय का प्रभाव समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति पर क्या पड़ेगा। फिर धैर्य और सहनशीलता देखते हैं। कठिन परिस्थितियों या उत्तेजित भीड़ का सामना करते हुए समानुभूतिपूर्ण अभिवृत्ति अधिकारी को शांत रहने और दूसरों के आक्रोश के पीछे के वास्तविक कारणों को समझने में मदद करती है। जनता के साथ अंतरक्रिया में सुधार क्या होता है। समानुभूति जनता और प्रशासन के बीच की खाई को पाटने का सबसे सशक्त माध्यम है। फिर विश्वास का निर्माण कैसे होता है। जब जनता को लगता है कि अधिकारी उनकी बात को समझ रहा है और उनके प्रति संवेदनशील है तो प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ता है। सहयोगात्मक वातावरण क्या है। समानुभूतिपूर्ण व्यवहार से लोग अपनी समस्याओं को साझा करने में संकोच नहीं करते हैं। इससे नीचे से ऊपर संचार को बढ़ावा मिलता है जिससे स्थानीय समस्याओं का सटीक समाधान निकलता है। फिर संघर्षों की कमी आती है। कई बार प्रशासनिक निर्णयों का विरोध केवल जानकारी के अभाव या उपेक्षा के कारण होता है। समानुभूतिपूर्ण अंतरक्रिया से अधिकारी जनता की चिंताओं को सुनकर उनका समाधान कर सकता है जिससे विरोध प्रदर्शन या तनाव कम होता है। आगे चलते हैं, प्रभावी सेवा वितरण कैसा है। जब एक लोक सेवक लाभार्थी के दर्द को महसूस करता है तो वह कागजी खानापूर्ति के बजाय वास्तविक मदद पहुंचाने का प्रयास करता है। उदाहरण के तौर पर क्या होगा, एक वृद्ध महिला के पेंशन कार्ड के लिए नियमों में लचीलापन दिखाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां। इसमें हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, बस आप इनको लिखने का तरीका सीख जाओगे। कमजोर वर्गों की बेहतर सेवा हेतु लोक सेवकों में सहिष्णुता एवं करुणा को बढ़ावा देने के लिए अपने सुझावों की व्याख्या कीजिए। तो भारतीय समाज की विविधता और सामाजिक आर्थिक असमानता को देखते हुए लोक सेवकों में सहिष्णुता और करुणा का होना अनिवार्य है। ये मूल्य न केवल प्रशासनिक न्याय सुनिश्चित करते हैं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच भी सुनिश्चित करते हैं। सहिष्णुता एवं करुणा को बढ़ावा देने हेतु सुझाव क्या होंगे, जैसे लोक सेवकों में इन मूल्यों को विकसित और सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। जैसे पहला क्या है, प्रशिक्षण और संवेदीकरण। लोक सेवकों के बुनियादी और मध्य सेवा प्रशिक्षण में संवेदीकरण मॉड्यूल शामिल किए जाने चाहिए। उन्हें झुग्गी बस्तियों, ग्रामीण क्षेत्रों और जनजातीय समुदायों में रहने का अनुभव दिया जाना चाहिए ताकि वे उनकी वास्तविक समस्याओं को समझ सकें। फिर अगला आता है केस स्टडी आधारित शिक्षण, यानी प्रशिक्षण के दौरान ऐसी केस स्टडीज पर चर्चा की जानी चाहिए जहां नियमों और करुणा के बीच द्वंद्व हो। इससे लोक सेवकों में यह समझ विकसित होगी कि केवल नियमों का पालन ही पर्याप्त नहीं है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण भी आवश्यक है। फिर अगला आता है हमारे लिए मूल्य आधारित मूल्यांकन, यानी लोक सेवकों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में कमजोर वर्गों के प्रति उनके व्यवहार और उनके लिए किए गए विशेष प्रयासों को एक मानक के रूप में जोड़ा जाना चाहिए।
सकारात्मक व्यवहार के लिए नैतिक प्रोत्साहन या पुरस्कार देना प्रभावी हो सकता है। अगला आता है रोल मॉडल और नेतृत्व की बात। तो वरिष्ठ अधिकारियों को स्वयं सहिष्णुता और करुणा का उदाहरण पेश करना चाहिए। जब नेतृत्व संवेदनशील होता है तो अधीनस्थ कर्मचारी भी उसी कार्य संस्कृति को अपनाते हैं। फिर है सामुदायिक भागीदारी और सीधा संवाद, यानी लोक सेवकों को नियमित रूप से जनता दरबार या सामुदायिक बैठकों का आयोजन करना चाहिए। सीधा संवाद पूर्वाग्रहों को दूर करता है और कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता बढ़ाता है। फिर अगला आता है मनोवैज्ञानिक परामर्श और योग की बात। क्या क्या चीजें इसमें होती हैं? कार्य का भारी दबाव अक्सर लोक सेवकों को चिड़चिड़ा या असंवेदनशील बना देता है। नियमित योग और मनोवैज्ञानिक सत्र उन्हें मानसिक शांति प्रदान करेंगे, जिससे उनमें धैर्य और दूसरों के प्रति करुणा विकसित होगी। फिर प्रशासनिक प्रभाव की बात करते हैं। तो सहिष्णुता क्या है? यह एक लोक सेवक को अलग अलग मतों, धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के काम करने की शक्ति देता है। करुणा कैसे? यह लोक केवल सहानुभूति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोक सेवक को किसी की पीड़ा दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाने हेतु प्रेरित करती है, जैसे बिना कागजात के किसी भूखे व्यक्ति को राशन दिलाना। तो इस प्रकार यह चीजें इसमें सक्रिय रूप से काम करती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोक सेवक अक्सर अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोगों के साथ काम करते हैं। आप यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि व्यावसायिकता बनाए रखते हुए उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी? चलिए देखते हैं, उत्तर लिखते हैं क्या होगा। एक लोक सेवक का कार्यक्षेत्र अत्यंत विविधतापूर्ण होता है, जहां उसे विभिन्न जातियों, धर्मों, आर्थिक स्तरों और राजनीतिक विचारधाराओं वाले व्यक्तियों के साथ अंतरक्रिया करनी पड़ती है। इस विविधता के बीच व्यावसायिकता बनाए रखते हुए जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी होती है। फिर बात करेंगे विविधतापूर्ण परिवेश में व्यावसायिकता सुनिश्चित करने की रणनीतियां क्या होती हैं। व्यावसायिकता और सेवा वितरण के बीच संतुलन बनाने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाए जा सकते हैं। पहला इसमें आएगा वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता। यानी वस्तुनिष्ठता क्या होती है? निर्णय लेते समय व्यक्तिगत पसंद, नापसंद और पूर्वाग्रहों को अलग रखना अनिवार्य है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का समाधान उपलब्ध साक्ष्यों, नियमों और योग्यता के आधार पर हो, न कि उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर। फिर बात करेंगे सक्रिय श्रवण और प्रभावी संचार की। अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोगों को समझने के लिए उन्हें ध्यान से सुनना आवश्यक है। धैर्यपूर्वक सुनने से जनता को यह महसूस होता है कि उनकी बात को महत्व दिया जा रहा है, जिससे आधी असहमति वहीं पर समाप्त हो जाती है। फिर आता है सामवेगिक बुद्धि की बात। अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों की भावनाएं और व्यवहार अलग अलग हो सकते हैं। सामवेगिक बुद्धि का प्रयोग कर मैं तनावपूर्ण स्थितियों को नियंत्रित करूंगा और लोगों की सांस्कृतिक संवेदनाओं का सम्मान करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करूंगा। फिर आता है नियम आधारित लचीलापन। जैसे व्यावसायिकता का अर्थ केवल कठोरता नहीं है, जहां आवश्यक हो कानून की मर्यादा के भीतर रहते हुए मानवीय आधार पर रचनात्मक समाधान ढूंढना, ताकि समाज के वंचित वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके बाद आता है पारदर्शिता और जवाबदेही। यह क्या होता है? अपने कार्यों और निर्णयों की प्रक्रिया को पारदर्शी रखकर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि किसी भी व्यक्ति को भेदभाव का अनुभव न हो। यदि कोई मांग पूरी नहीं की जा सकती तो उसके पीछे के कानूनी कारणों को स्पष्टता से बताना व्यावसायिकता का हिस्सा है। फिर आता है सांस्कृतिक सक्षमता, यानी विभिन्न समुदायों की परंपराओं और मूल्यों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना। इससे जनता के बीच विश्वास पैदा होता है और सहयोग का वातावरण बनता है। फिर प्रशासनिक प्रभाव कैसे पड़ेंगे? इन सिद्धांतों के पालन से न केवल प्रशासन की छवि सुधरती है, बल्कि सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य भी प्राप्त होता है। जब एक लोक सेवक अपनी व्यावसायिक मर्यादा में रहकर समावेशी दृष्टिकोण अपनाता है तो वह समाज के हर वर्ग के लिए न्याय सुनिश्चित कर पाता है। तो हमारे इस प्रकार 10 प्रश्न पूरे होते हैं। अब बचे 10 प्रश्न हम आगे पढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा,
वर्तमान समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की चुनौतियों से निपटने के लिए नैतिक आधारों की विवेचना कीजिए कि भ्रष्टाचार से निपटने के क्या नैतिक आधार हो सकते हैं। भ्रष्टाचार केवल कानूनी या प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि यह समाज के नैतिक पतन का परिणाम है। आधुनिक समाज में जब भौतिक सुख सुविधाओं की लालसा मानवीय मूल्यों पर हावी हो जाती है, तब भ्रष्टाचार जन्म लेता है। इससे निपटने के लिए केवल कड़े कानून पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक मजबूत नैतिक आधार की आवश्यकता होती है। भ्रष्टाचार से निपटने के मुख्य नैतिक आधार क्या हैं? भ्रष्टाचार की चुनौतियों का सामना करने के लिए निम्नलिखित नैतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। जैसे अंतरात्मा की आवाज। भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे प्रभावी उपकरण व्यक्ति की अंतरात्मा है। जब व्यक्ति आंतरिक रूप से यह महसूस करता है कि गलत तरीके से धन अर्जित करना अनैतिक है, तो वह बाहरी प्रलोभनों से बच सकता है। नैतिक अपराध बोध किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अधिक शक्तिशाली होता है। फिर आता है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का अर्थ है कि अपने नैतिक सिद्धांतों पर अडिग रहना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। यदि लोक सेवकों और नैतिक नागरिकों में अटूट सत्यनिष्ठा विकसित हो जाए, तो भ्रष्टाचार के अवसर स्वतः समाप्त हो जाएंगे। यह व्यक्ति के कथनी और करनी में समानता लाती है। फिर आता है निस्वार्थता और परोपकार। यानी भ्रष्टाचार का मूल कारण स्वार्थ है। यदि समाज में सेवा, परमोधर्मा और परोपकार जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए, तो व्यक्ति सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग निजी हित के बजाय समाज के कल्याण के लिए करेगा। फिर जवाबदेही और पारदर्शिता कैसी है? नैतिक दृष्टिकोण से सार्वजनिक पद एक न्यास यानी ट्रस्ट है। एक लोक सेवक को स्वयं को उस धन का स्वामी नहीं बल्कि ट्रस्टी समझना चाहिए। पारदर्शिता सुनिश्चित करना एक नैतिक जिम्मेदारी है, जिससे गलत कार्यों की संभावना न्यूनतम हो जाती है। फिर आता है उचित साधनों की प्रधानता। गांधीवादी दर्शन के अनुसार साध्य के साथ साथ साधन का भी पवित्र होना अनिवार्य है। वर्तमान समाज में लोग परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। यदि साधनों की सूचिता पर बल दिया जाए, तो भ्रष्टाचार के मार्ग बंद हो जाएंगे। फिर आता है नैतिक आधारों को सुदृढ़ करने के उपाय। जैसे मानव मूल्य आधारित शिक्षा, यानी बचपन से ही नैतिकता और ईमानदारी के पाठों को शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाना होगा। सामाजिक बहिष्कार यानी भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों का सामाजिक सम्मान कम करना, ताकि समाज में गलत कार्यों के प्रति भय और लज्जा पैदा हो। फिर आता है रोल मॉडल। ईमानदार अधिकारियों और नागरिकों की कहानियों को प्रोत्साहित करना। इस प्रकार हमने क्या देखा? भ्रष्टाचार एक बहुआयामी समस्या है, जिसके विरुद्ध नैतिक जागृति सबसे बड़ा हथियार है। जब तक समाज में मूल्यों के संकट का समाधान नहीं होगा, तब तक प्रशासनिक सुधार अधूरे रहेंगे। अतः व्यक्तिगत चरित्र और सामाजिक नैतिकता को सुदृढ़ करना ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत का स्थायी समाधान है। फिर आता है अगला प्रश्न 12वां। क्या है प्रश्न? लोक प्रशासन में कार्यरत अधिकारी के लिए सिविल सेवा मूल्यों का स्वरूप क्या होना चाहिए? वह अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में इन मूल्यों के बीच कैसे संतुलन स्थापित कर सकता है, समझाइए। लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य वे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो एक अधिकारी को कर्तव्य पालन और नैतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। ये मूल्य न केवल शासन की गुणवत्ता सुधारते हैं, बल्कि लोकतंत्र की नींव को भी मजबूत करते हैं। सिविल सेवा मूल्यों का स्वरूप क्या है? जैसे सत्यनिष्ठा, यानी यह सिविल सेवा का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है। इसका अर्थ है आंतरिक सुदृढ़ता और हर परिस्थिति में नैतिक सिद्धांतों पर अडिग रहना। फिर वस्तुनिष्ठता आता है। निर्णय लेते समय व्यक्तिगत भावनाओं या पूर्वाग्रहों के बजाय केवल तथ्यों, साक्ष्यों और योग्यता को आधार बनाना। समानुभूति और करुणा क्या है? समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की पीड़ा को समझना और उसे दूर करने के लिए सक्रिय प्रयास करना। फिर आता है निष्पक्षता और गैर पक्षपात, यानी बिना किसी राजनीतिक दबाव या सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ सम्मान व्यवहार करना। फिर लोक सेवा के प्रति समर्पण कैसा है? निजी हितों को त्याग कर सार्वजनिक कल्याण को सर्वोपरि रखना। व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है?
एक अधिकारी के लिए व्यक्तिगत जीवन यानी परिवार, मित्र और सार्वजनिक जीवन यानी कार्यालय, समाज के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होता है। इसे निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे भूमिकाओं का पृथक्करण, यानी अधिकारी को यह स्पष्ट सीमा रेखा खींचनी चाहिए कि कार्यालय के निर्णय घर की मेज पर न पहुंचे और व्यक्तिगत संबंध प्रशासनिक कार्यों में बाधा ना बने। जैसे उदाहरण क्या होगा, किसी रिश्तेदार को सरकारी निविदा में लाभ न पहुंचाना। फिर नैतिक सुसंगतता आती है। एक एक उदाहरण भी उसमें अगर दे दोगे तो आपका सही हो जाएगा। जो मूल्य सार्वजनिक जीवन में अपनाए जाते हैं, जैसे ईमानदारी, उन्हें व्यक्तिगत जीवन में भी जीना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति निजी जीवन में अनैतिक है तो वह सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक सत्यनिष्ठ नहीं रह सकता है। फिर आता है समय प्रबंधन और तनाव मुक्ति। अत्यधिक कार्यभार के कारण व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है। प्रभावी समय प्रबंधन और सांवेगिक बुद्धि के माध्यम से तनाव कम करके दोनों क्षेत्रों को पर्याप्त समय दिया जा सकता है। फिर आता है हितों का संघर्ष पहचानना। जब भी व्यक्तिगत हित सार्वजनिक कर्तव्य से टकराएं तो अधिकारी को पारदर्शी तरीके से खुद को उस प्रक्रिया से अलग कर लेना चाहिए या वरिष्ठों को सूचित करना चाहिए। फिर आदर्श आचरण की बात आती है। अधिकारी को यह समझना चाहिए कि समाज उसे 24 घंटे तक एक लोक सेवक के रूप में देखता है, अतः व्यक्तिगत जीवन में भी उसका आचरण ऐसा होना चाहिए जो कि पद की गरिमा को कम ना करे। एक सूचना देते हैं, स्टैटिक जीके के लिए आपका पूरा एक क्लास करा दिया गया है जिसमें वन लाइनर है। इसमें आपके सारे वो सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं जो स्टैटिक जीके में आते हैं, यानी रिवीजन के लिए बहुत काम आने वाला है। 2.5 से 3 घंटे की आपकी यह क्लास आपके बहुत काम आने वाली रहेगी। आपको क्या करना है, इसको पूरा पढ़ना है। जब भी समय मिले आप इसको जरूर देखिएगा। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपके लिए अच्छी क्लास है। पहली बार जो लोग देख रहे हो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निबंध आपके कराए गए हैं उनको जरूर देखते रहिए। मेंस की आंसर राइटिंग कराई गई है उसको जरूर देखते रहिए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, 13वां। शासन व्यवस्था में कार्य निष्पादन का नैतिक आधार क्या है? परिणाम निरपेक्ष एवं परिणाम सापेक्ष कर्म के आलोक में विवेचना कीजिए। तो शासन व्यवस्था में कार्य निष्पादन केवल लक्ष्यों की प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन लक्ष्यों को किन नैतिक सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त किया गया है। सुशासन में कार्य निष्पादन का नैतिक आधार लोक कल्याण और न्याय होता है। फिर कार्य निष्पादन के नैतिक आधार क्या हैं? प्रशासन में नैतिकता यह सुनिश्चित करती है कि कार्य कुशलता के साथ साथ ईमानदारी और पारदर्शिता से भी संपन्न हो। इसके मुख्य आधार निम्नलिखित हैं, जैसे सत्यनिष्ठा है, कार्यों के प्रति पूर्ण ईमानदारी। फिर आता है जवाबदेही, अपने कार्यों के परिणामों के लिए उत्तरदायी होना। फिर पारदर्शिता आता है, निर्णय निर्माण प्रक्रिया का स्पष्ट होना। तो परिणाम निरपेक्ष एवं परिणाम सापेक्ष कर्म के आलोक में विवेचना देखते हैं। शासन व्यवस्था में कार्य निष्पादन को भारतीय दर्शन और पाश्चात्य नीति शास्त्र के 2 दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। तो परिणाम निरपेक्ष कर्म कैसे हैं? यह विचारधारा मानती है कि कर्म अपने आप में साध्य है, फल या परिणाम की चिंता किए बिना कर्तव्य का पालन करना ही नैतिकता है। फिर आता है प्रशासन में महत्व, यानी एक लोक सेवक को कानून और नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह उसका कर्तव्य है, न कि इसके लिए कि उसका परिणाम क्या होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, यदि किसी दंगे की स्थिति में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चुनौतीपूर्ण हो, तब भी एक अधिकारी का कर्तव्य है कि वह विधि सम्मत कार्य करे, चाहे तत्काल परिणाम अनुकूल क्यों ना दिखे। यह प्रतिक्रियात्मक शुचिता पर बल देता है। फिर आता है परिणाम सापेक्ष कर्म, यानी यह विचारधारा मानती है कि किसी भी कार्य की नैतिकता उसके परिणाम से तय होती है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख इसका मूल मंत्र माना जाता है। यानी प्रशासन में क्या महत्व है? यहाँ कार्य निष्पादन का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि नीति ने समाज को कितना लाभ पहुंचाया है। यदि परिणाम जनहितकारी है तो कार्य को सफल माना जाता है। जैसे आधार कार्ड जैसी योजना का मूल्यांकन इस आधार पर करना कि उससे कितने करोड़ लोगों तक सब्सिडी पहुंचाई, भ्रष्टाचार को कम किया, यहाँ लक्ष्य की प्राप्ति सर्वोपरि है। फिर दोनों के बीच संतुलन की आवश्यकता क्या होती है? प्रशासन में केवल एक दृष्टिकोण सफल नहीं हो सकता। यदि
प्रशासन केवल परिणाम निरपेक्ष होगा तो वह कठोर और नौकरशाही की जटिलता में फंस सकता है। यदि वह केवल परिणाम सापेक्ष होगा तो लक्ष्यों को पाने के लिए अनैतिक साधनों जैसे डाटा उल्लंघन या मानवाधिकारों की अनदेखी का सहारा लिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासकों द्वारा नीति निर्माण की प्रक्रिया में वांछित सामाजिक नैतिक लक्षणों की प्राप्ति हेतु क्या साधनों की नैतिक पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए अथवा परिणामों की प्रभावशीलता को? समझाइए। नीति निर्माण की प्रक्रिया में साधन और साध्य का द्वंद्व एक शाश्वत नैतिक प्रश्न रहा है। लोक प्रशासन में अक्सर यह विवाद होता है कि क्या हमें प्रक्रिया की शुचिता पर ध्यान देना चाहिए या केवल अंतिम परिणाम यानी सफलता प्रभावशीलता पर। तो साधनों की नैतिक पारदर्शिता का पक्ष क्या है? साधनों की पारदर्शिता यह सुनिश्चित करती है कि नीति निर्माण की प्रक्रिया लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण है। लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें तो पारदर्शिता से जनता का शासन में विश्वास बढ़ता है। यदि प्रक्रिया अनैतिक है तो परिणाम चाहे कितना भी अच्छा हो वह अपनी वैधता खो देता है। फिर आता है भ्रष्टाचार पर रोक, यानी जब साधन नैतिक रूप से पारदर्शी होते हैं तो नीति निर्माण में निजी हितों या पक्षपात की गुंजाइश कम हो जाती है। यानी उस स्थिति में क्या होता है कि भ्रष्टाचार पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है, यानी अंकुश लगाया जा सकता है। तो आगे चलते हैं, और मुख्य हमारा उद्देश्य किसी भी प्रश्न में एक चीज ध्यान रखो, ऐसे प्रश्नों में भ्रष्टाचार पर चर्चा जरूर करनी है। फिर दीर्घकालिक स्थिरता, यानी नैतिक साधनों से बनी नीतियां सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार्य होती हैं और लंबे समय तक सफल रहती हैं। फिर आता है परिणामों की प्रभावशीलता का पक्ष। यह दृष्टिकोण उपयोगितावाद पर आधारित होता है जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर बल देता है। त्वरित समाधान की बात करते हैं तो संकट की स्थिति जैसे महामारी या दंगा में कभी कभार कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं जहां प्रक्रिया से अधिक परिणाम यानी जीवन बचाना महत्वपूर्ण होता है। फिर विकासपरक लक्ष्य, यानी यदि कोई नीति गरीबी या भूखमरी को प्रभावी ढंग से समाप्त कर रही है तो अक्सर उसके परिणामों को उसकी जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं से अधिक महत्व दिया जाता है। संतुलन में देखेंगे प्राथमिकता किसकी ज्यादा होगी, तो वास्तव में इन दोनों को एक दूसरे का विरोधी मानने के बजाय पूरक मानना चाहिए। हालांकि एक लोक प्रशासक के लिए साधनों की नैतिक पारदर्शिता को आधारभूत प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके कारण क्या है, निम्नलिखित हैं। गांधीवादी दृष्टिकोण, यानी गांधी जी के अनुसार अशुद्ध साधनों से कभी शुद्ध परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सकते। यदि नीति निर्माण की नींव ही दोषपूर्ण है तो उसके परिणाम अंततः समाज के लिए हानिकारक होंगे। फिर आता है कानून का शासन, यानी लोक प्रशासन नियमों से बंधा होता है। साधनों की अनदेखी करने से मनमानापन बढ़ता है जो सुशासन के विरुद्ध है। उत्तरदायित्व की बात करते हैं तो पारदर्शी शासन प्रशासकों को उनके निर्णयों के लिए जवाबदेह बनाता है। 15वां प्रश्न क्या है, केस स्टडी से संबंधित है, यानी एक हमें इसमें सिचुएशन दी गई है उसको हमें हल करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सिचुएशन पढ़ते हैं। आप एक नगर आयुक्त हैं। आपके नगर में एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय स्थित है तो जिसमें छात्राओं की संख्या क्या है, काफी अधिक है। इस महाविद्यालय में शौचालय प्रसाधन की स्थिति अत्यंत दयनीय है जिससे आए दिन छात्राओं को मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महाविद्यालय प्रशासन छात्राओं की इस बुनियादी सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस नगर आयुक्त के रूप में आप छात्राओं की इन बुनियादी सुविधाओं के सुधार के लिए महाविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के विरुद्ध क्या कदम उठाएंगे? ये हमारा एक सिचुएशन है, केस स्टडी है। अब देखते हैं इसको हम कैसे हल करते हैं। एक नगर आयुक्त के रूप में, यानी उस समय आपको कैसे उत्तर देना है जैसे आप एक नगर आयुक्त हैं और क्या निर्णय लेने वाले हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करना मेरा प्राथमिक उत्तरदायित्व है। महाविद्यालय प्रशासन की उदासीनता न केवल छात्राओं के स्वच्छता के अधिकार का उल्लंघन है बल्कि यह स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्यों के विरुद्ध है। तो सबसे पहले हम इसमें जिक्र करेंगे समस्या के मुख्य बिंदुओं पर। छात्राओं के स्वास्थ्य और गरिमा के साथ समझौता, फिर महाविद्यालय प्रशासन का असंवेदनशील और उदासीन रवैया, बुनियादी ढांचे की दयनीय स्थिति।
अब इसमें तो आपके द्वारा उठाए गए कदम क्या होंगे? तत्काल निरीक्षण और रिपोर्ट तैयार करना। मैं स्वास्थ्य और स्वच्छता निरीक्षकों की एक टीम गठित कर महाविद्यालय का औचक निरीक्षण कराऊंगा। इस निरीक्षण की विशिष्ट रिपोर्ट फोटो और वीडियो साक्ष्यों के साथ तैयार की जाएगी ताकि प्रशासन अपनी विफलता से इनकार ना कर सके। फिर कारण बताओ नोटिस। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर महाविद्यालय प्रबंधन को एक औपचारिक नोटिस जारी किया जाएगा। इसमें उनसे पूछा जाएगा कि दयनीय स्थिति के लिए उन पर भारी जुर्माना क्यों न लगाया जाए और इसकी सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित विश्वविद्यालय को क्यों न दी जाए। फिर आता है समयबद्ध कार्य योजना। मैं महाविद्यालय प्रशासन के साथ एक बैठक कराऊंगा और उन्हें शौचालयों की मरम्मत और नए निर्माण के लिए 15 से 30 दिनों की सख्त समय सीमा दूंगा। फिर आता है स्वच्छता रैंकिंग और सामाजिक दबाव। नगर निगम की ओर से शिक्षण संस्थानों की एक स्वच्छता रैंकिंग जारी की जाएगी। स्थिति न सुधरने पर महाविद्यालय का नाम अस्वच्छ संसाधनों की श्रेणी में सार्वजनिक किया जाएगा, जिससे उन पर सामाजिक और नैतिक दबाव बनेगा। फिर वैकल्पिक व्यवस्था, यानी जब तक स्थायी मरम्मत का कार्य पूरा नहीं होता, मैं नगर निगम की ओर से महाविद्यालय परिसर के बाहर या भीतर मोबाइल टॉयलेट्स की अस्थायी व्यवस्था करूंगा ताकि छात्राओं को तत्काल राहत मिले। फिर आते हैं कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की बात। यदि प्रशासन फिर भी उदासीन रहता है तो नगर निगम अधिनियम के तहत उन पर भारी वित्तीय दंड लगाया जाएगा और संस्थान की मान्यता रद्द करने या एनओसी वापस लेने की सिफारिश उच्च अधिकारियों से की जाएगी। फिर दीर्घकालिक समाधान क्या होंगे? कौन कौन से ऐसे समाधान होंगे जो दीर्घकालिक प्रभाव डालेंगे? जैसे फीडबैक तंत्र, यानी छात्राओं के लिए एक गुप्त फीडबैक पोर्टल या शिकायत पेटी की स्थापना की जाएगी। जागरूकता अभियान, यानी छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। फिर अगला प्रश्न आता है 16, राजनीतिक अभिव्यक्तियों को आकार देने और अंतर्राष्ट्रीय समाज की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो राजनीतिक अभिव्यक्ति क्या होती है? इससे तात्पर्य उन विश्वासों, भावनाओं और मूल्यों से है जो एक व्यक्ति को राजनीतिक शासन और राजनीतिक दलों के व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज एक एजेंट के रूप में व्यक्ति के राजनीतिक दृष्टिकोण को विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर राजनीतिक अभिव्यक्तियों को आकार देने में समाज की भूमिका क्या है? समाज विभिन्न माध्यमों से व्यक्ति के राजनीतिक विचारों को प्रभावित करता है, जैसे परिवार, यानी राजनीतिक सामाजिकरण का प्रथम माध्यम परिवार है। माता पिता के राजनीतिक झुकाव अक्सर बच्चों की प्रारंभिक अभिवृत्ति को आकार देते हैं। शिक्षा संस्थान, विद्यालय और विश्वविद्यालय व्यक्ति में तर्क और आलोचनात्मक सोच पैदा करते हैं, जिससे वह राजनीतिक विचारधाराओं का विश्लेषण करना सीखता है। फिर धार्मिक और सांस्कृतिक संगठन, यानी भारत जैसे विविध समाज में धर्म और सांस्कृतिक राजनीतिक अभिव्यक्तियों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सामूहिक पहचान अक्सर मतदान के व्यवहार को प्रभावित करती है। फिर आता है समूह, मित्रों और साथियों के विचार व्यक्ति को किसी विशेष विचारधारा की ओर आकर्षित करते हैं या विमुख कर सकते हैं। फिर आता है राजनीतिक अभिव्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीयकरण। इसमें क्या होता है? अंतरराष्ट्रीयकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाहरी मूल्य व्यक्ति के अंतर्मन का हिस्सा बन जाते हैं। वर्तमान समाज में निम्नलिखित तरीकों से इसका विस्तार किया जा सकता है। फिर मीडिया और सोशल मीडिया सबसे जो पहला रहेगा। वर्तमान समाज डिजिटल है। सोशल मीडिया इको चैम्बर बनाकर व्यक्ति की मौजूदा राजनीतिक धारणाओं को और अधिक कट्टर बना देता है। वैश्विक समाज की बात करें तो वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय समाज के मूल्य जैसे मानवाधिकार है, लोकतंत्र है, जलवायु परिवर्तन है, अब स्थानीय समुदायों की राजनीतिक अभिव्यक्ति का हिस्सा बन रहे हैं। फिर आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात करते हैं। समाज इस भूमिका के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। जैसे सकारात्मक पहलू देखते हैं समाज का, तो नागरिक चेतना, यानी समाज व्यक्ति को उसके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। लोकतांत्रिक स्थिरता, यानी समाज साझा राजनीतिक मूल्यों के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। फिर नकारात्मक पक्ष की बात करते हैं तो ध्रुवीकरण आता है इसमें।
समाज अक्सर जाति या धर्म के आधार पर संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण विकसित कर देता है, जिससे समाज में दरारें पैदा होती हैं। कट्टरता, यानी यदि समाज सहिष्णु है और व्यक्ति की राजनीतिक अभिव्यक्ति भी लोकतांत्रिक संवाद के विरुद्ध हो सकती है। प्रचार की बात करें, जिसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, यानी कई बार सामाजिक समूहों का उपयोग गलत सूचनाओं या प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया जाता है, जिससे व्यक्ति का स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय प्रभावित होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर का है। एक प्रशासक के रूप में भ्रष्टाचार मुक्त भारत के संवर्धन में अभिव्यक्ति परिवर्तन हेतु एक अंतरावेशी कार्यक्रम विकसित कीजिए। देखते हैं भाई कैसे बनेगा। भ्रष्टाचार केवल एक कानूनी समस्या नहीं, बल्कि यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है। इसे केवल दंड के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए लोगों की अभिव्यक्ति यानी एटीट्यूड में बदलाव करना आवश्यक है। एक प्रशासक के रूप में मैं संस्कार से सरकार तक नामक एक त्रिआयामी अंतरावेशी कार्यक्रम प्रस्तावित करता हूं। कैसे होगा भैया? प्रस्तावित अंतरावेशी कार्यक्रम की रूपरेखा देखते हैं कैसे बनेगी, क्या चीजें उसमें हम शामिल करने वाले रहेंगे। इस कार्यक्रम को 3 मुख्य स्तरों पर लागू किया जाएगा। पहला रहेगा शैक्षणिक एवं प्रारंभिक स्तर, यानी शैक्षणिक स्तर पर हम इसमें कैसे काम करने वाले रहेंगे। इस स्तर पर देखते हैं क्या स्थितियां बनेगी। जैसे मूल्य आधारित शिक्षा, यानी स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिकता और ईमानदारी की कहानियों को अनिवार्य बनाना। कई बार क्या होता है, कहानियां जो हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाती हैं और हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। फिर सत्यनिष्ठा की शपथ, छात्रों को बचपन से ही सार्वजनिक संपत्ति के सम्मान और ईमानदारी की शपथ दिलाना। फिर भ्रष्टाचार विरोधी क्लब, यानी स्कूलों में ईमानदारी की दुकान खोलना जहां कोई दुकानदार ना हो, जिससे बच्चों को स्वयं अनुशासन विकसित हो। फिर सामाजिक स्तर पर और सामुदायिक स्तर पर देखते हैं क्या हो सकता है। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, यानी समाज में भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा को बढ़ावा देना, ताकि अनैतिक कार्यों के प्रति लज्जा पैदा हो। फिर सकारात्मक सुदृढ़ीकरण क्या है? ईमानदार नागरिक पुरस्कार की शुरुआत करना, लोक सेवकों और आम जनता की प्रेरित कहानियों को सोशल मीडिया और सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से प्रसारित करना। फिर अनुकूलन की बात करते हैं तो प्रसिद्ध हस्तियों और प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान चलाना। फिर आता है प्रशासनिक एवं संस्थागत स्तर क्या होता है। संवेदीकरण कार्यशालाएं, यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नियमित अंतराल पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नैतिक निर्णय लेने की कार्यशालाएं आयोजित करना। फिर आता है पारदर्शिता का डिजिटलीकरण, यानी मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। जब अवसर कम होंगे तो धीरे धीरे भ्रष्टाचार के प्रति अभिवृत्ति में बदलाव आएगा। फिर आता है प्रोत्साहन प्रणाली, जो विभाग भ्रष्टाचार मुक्त होने का प्रमाण देंगे, जैसे नागरिक संतुष्टि सर्वेक्षण के माध्यम से उन्हें ईमानदारी बोनस या अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करना। फिर आता है अभिव्यक्ति परिवर्तन की प्रक्रिया। मेरा कार्यक्रम कैब मॉडल पर कार्य करेगा, जैसे सी से आप ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकते हो और हिंदी में भी लिख सकते हो। तो कॉग्निटिव में क्या होगा? संज्ञानात्मक, यानी लोगों को भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों जैसे गरीबों का नुकसान, देश का पिछड़ापन की जानकारी देकर उनकी सोच बदलना। इसके बाद है ए यानी अफेक्टिव। भावनात्मक में क्या है? लोगों के मन में भ्रष्टाचार के प्रति घृणा, ईमानदारी के प्रति गर्व की भावना पैदा करना। बी से क्या होगा? व्यवहारात्मक, यानी पुरस्कार और दंड के माध्यम से उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का स्वप्न तब तक साकार नहीं हो सकता जब तक ईमानदारी एक मजबूरी के बजाय एक अभिव्यक्ति न बन जाए। यह अंतरावेशी कार्यक्रम समाज के हर स्तर पर नैतिकता को एक सामाजिक मानक बनाने का प्रयास करेगा, जिससे भविष्य में भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की संस्कृति विकसित होगी। फिर आता है अगला प्रश्न 18 नंबर का। आप लोगों ने यदि अब तक क्लास को चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। निजी संबंधों जैसे परिवार है, मित्रता और सार्वजनिक संबंधों जैसे व्यापार है, राजनीति में नैतिकता के बीच मुख्य अंतर क्या है, समझाइए। तो मानव जीवन संबंधों का एक जाल है जिसे मुख्य रूप से निजी और सार्वजनिक श्रेणियों में बांटा जा सकता है।
इन दोनों क्षेत्रों में नैतिकता के मानदंड अलग अलग होते हैं क्योंकि इनके उद्देश्य, अपेक्षाएं और प्रभाव भिन्न होते हैं। निजी संबंधों में नैतिकता कैसे? निजी संबंध जैसे परिवार है, मित्र है, जीवन साथी है, भावनाओं, विश्वास और व्यक्तिगत लगाव पर आधारित होते हैं। यहाँ नैतिकता के निम्नलिखित स्वरूप दिखाई देते हैं। जैसे भावनात्मक आधार है, यहाँ नैतिकता का आधार नियम नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और स्नेह होता है। फिर अपेक्षाएं आती हैं। निजी संबंधों में व्यक्ति से उच्च स्तर की वफादारी और गोपनीयता की अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के तौर पर एक मित्र से उम्मीद की जाती है कि वह कठिन समय में बिना किसी स्वार्थ के खड़ा हो। फिर आता है अनौपचारिकता। यहाँ कोई लिखित आचार संहिता नहीं होती। नैतिकता अंतरात्मा और परंपरा से निर्देशित होती है। फिर आता है सहिष्णुता, यानी निजी संबंधों में गलतियों को क्षमा करने की गुंजाइश अधिक होती है। फिर सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता कैसे काम करती है? सार्वजनिक संबंध जैसे व्यापार, राजनीति, प्रशासन पेशेवर कर्तव्यों, कानूनों और व्यापक जनहित पर आधारित होते हैं। यहाँ नैतिकता का स्वरूप बदल जाता है। फिर तर्क और नियम, यहाँ नैतिकता भावनाओं के बजाय नियमों, कानूनों और निष्पक्षता पर आधारित होती है। फिर वस्तुनिष्ठता आती है। सार्वजनिक जीवन में सभी के साथ समान व्यवहार अनिवार्य है। यहाँ व्यक्तिगत पसंद नापसंद के आधार पर निर्णय लेना अनैतिक या पक्षपात माना जाता है। जवाबदेही और पारदर्शिता कैसे है? सार्वजनिक संबंधों में व्यक्ति समाज या संगठन के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ कार्यों का पारदर्शी होना अनिवार्य है। फिर व्यावसायिकता, यानी यहाँ योग्यता और दक्षता को प्राथमिकता दी जाती है। अंतर क्या है? एक तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। जैसे एक तरफ निजी संबंध है, एक तरफ सार्वजनिक संबंध है। दायरा क्या होगा? संकीर्ण होगा, परिवार और मित्र इसमें शामिल होंगे। ये व्यापक होगा, इसमें समाज और राष्ट्र शामिल है। मार्गदर्शक तत्व क्या हो सकते हैं? भावनाएं हैं, व्यक्तिगत मूल्य हैं। यहाँ पर आपका कानून है, संविधान है, आचार संहिता है, ये सब काम करेंगे। पक्षपात की बात करें तो यहाँ पक्षपात स्वाभाविक है, जैसे संतान के प्रति प्रेम होना। यहाँ पक्षपात अनैतिक और अवैध माना जाता है। गोपनीयता की बात करें तो व्यक्तिगत गोपनीयता यहाँ अनिवार्य है, यहाँ पारदर्शिता अनिवार्य है। फिर हितों का द्वंद्व कैसे होता है? अक्सर समस्या तब उत्पन्न होती है जब निजी नैतिकता और सार्वजनिक नैतिकता के बीच टकराव होता है। उदाहरण के तौर पर एक उच्च अधिकारी का पुत्र किसी निविदा में भाग लेता है तो पिता के रूप में उसकी निजी नैतिकता पुत्र की सहायता करने को कहती है, लेकिन एक प्रशासक के रूप में उसकी सार्वजनिक नैतिकता उसे निष्पक्ष रहने का आदेश देती है। ऐसे स्थिति में सार्वजनिक नैतिकता को प्राथमिकता देना ही धर्म होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार व्यक्ति की विश्वास के विषय के प्रति अभिव्यक्ति के विरुद्ध हो सकता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उपयुक्त तर्कों सहित उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसे। हाँ, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। सामाजिक मनोविज्ञान और नीति शास्त्र में इस स्थिति को अभिव्यक्ति व्यवहार विसंगति कहा जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करता है व्यवहार जैसे, लेकिन वास्तविक जीवन में कई ऐसे कारक हैं जो हमारे व्यवहार को हमारे विश्वासों के विपरीत बना देते हैं। यानी व्यक्ति जैसा करेगा, जैसा सोचेगा वैसा करेगा, ये कहावत है, लेकिन वास्तव में कई बार इसके उल्टा चीजें भी होती हैं। विश्वास और व्यवहार में अंतर के मुख्य कारण क्या हैं? इस विसंगति के पीछे निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे सामाजिक दबाव है, यानी व्यक्ति का अपना विश्वास कुछ और हो सकता है, लेकिन समाज में स्वीकृति होने या दंड से बचने के लिए वह उसके विपरीत व्यवहार करता है। जैसे उदाहरण क्या है? एक व्यक्ति निजी तौर पर जातिवाद के विरुद्ध हो सकता है, लेकिन परिवार या समाज के दबाव में वह अंतर जाति विवाह का विरोध करने लगता है। फिर परिस्थिति जन्य कारण क्या होंगे? कई बार परिस्थितियां व्यक्ति को उसके सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने पर मजबूर कर देती हैं। उदाहरण क्या है? एक ईमानदार व्यक्ति जो भ्रष्टाचार को पाप मानता है, अपने परिवार के किसी सदस्य की जान बचाने के लिए मजबूरी में रिश्वत देने को तैयार हो सकता है। फिर संज्ञानात्मक विसंगति क्या है? जब व्यक्ति के दो विश्वास आपस में टकराते हैं तो वह तात्कालिक लाभ या मानसिक शांति के लिए अपने एक विश्वास के विरुद्ध आचरण करता है। फिर प्रलोभन और स्वार्थ आता है। नैतिक शिक्षा यह कहती है कि चोरी करना गलत है, लेकिन अत्यधिक गरीबी या लालच व्यक्ति के इस विश्वास को उसके व्यवहार में बदलने से रोकता है।
जैसे विशिष्टता की कमी, यानी व्यक्ति का सामान्य विश्वास पर्यावरण बचाव दृढ़ हो सकता है, लेकिन विशिष्ट व्यवहार प्लास्टिक बैग का उपयोग न करना में वह आलस्य के कारण चूक कर सकता है। तो प्रशासनिक संदर्भ में इसका महत्व देखते हैं। एक लोक सेवक के रूप में इस विसंगति को समझना आवश्यक है, क्योंकि भ्रष्टाचार नियंत्रण यानी कई अधिकारी ईमानदारी की बातें तो करते हैं अभिव्यक्ति, लेकिन अवसर मिलने पर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, ये उनका वास्तविक व्यवहार होता है। फिर जनता का व्यवहार देखते हैं। लोग कानून का समर्थन तो करते हैं, लेकिन सड़क पर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। यहाँ प्रशासन को केवल शिक्षा पर नहीं बल्कि प्रवर्तन पर भी ध्यान देना पड़ता है। व्यवहार और विश्वास में सामंजस्य कैसे लाना है, इस विसंगति को कम करने के लिए नैतिक साहस की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति की आंतरिक शक्ति और बाह्य वातावरण एक ही दिशा में होते हैं, तब विश्वास और व्यवहार के बीच की दूरी कम हो जाती है। एक सूचना देते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे हम आपको यहाँ चीजें समझा रहे हैं, यदि आपकी समझ आ रही हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग और निबंध आप किसी भी परीक्षा में जा रहे हो, चाहे यूपीएससी जा रहे हो, बीपीएससी जा रहे हो, आरपीएससी जा रहे हो, एमपीपीएससी जा रहे हो, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हिंदी माध्यम से बहुत कम चैनल हैं जो आपको विधिवत समझाते हैं, आपको लिखना सिखाते हैं, एक एक लाइन सिखाते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको बराबर लाभ मिलता रहे। 20वां प्रश्न भी केस स्टडी का है। आइए देखते हैं क्या है, कैसे हल करेंगे। आप एक जिले के जिलाधिकारी हैं। आपके जिले में एक बड़ा औद्योगिक संयंत्र स्थापित होना है, जिससे क्षेत्र में रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास होगा। हालांकि इस परियोजना के लिए एक बड़े वन क्षेत्र को काटने और स्थानीय जनजातीय समुदायों को विस्थापित करने की आवश्यकता है। स्थानीय लोग अपनी जमीन और संस्कृति खोने के डर से उग्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार और निवेशक आप पर काम शुरू करने का भारी दबाव बना रहे हैं, क्योंकि देरी से निवेश वापस जा सकता है। इस जटिल स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? गंभीर समस्या है, आदिवासी समुदाय से है, पर्यावरण से है, बहुत सोच समझ के उत्तर लिखना रहेगा। एक जिलाधिकारी के रूप में मैं एक ऐसी नैतिक दुविधा के केंद्र में हूं, जहां एक और आर्थिक विकास यानी साझा हित है और दूसरी ओर पर्यावरण संरक्षण या जनजातीय अधिकार विशिष्ट हित है। तो हित धारकों की पहचान करनी है। स्थानीय जनजातीय समुदाय जिनकी आजीविका, घर और संस्कृति दांव पर है। फिर सरकार एवं निवेशक जो अधिक आर्थिक विकास और औद्योगिक वृद्धि चाहते हैं। फिर पर्यावरण यानी वन क्षेत्र की कटाई से पारिस्थितिकी को होने वाला नुकसान। फिर आता है युवा वर्ग जो रोजगार के अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये लोग तो इससे प्रभावित होने वाले हैं। अब देखते हैं मेरे द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य योजना क्या होगी। संवाद और मध्यस्थता। मैं सबसे पहले प्रदर्शनकारियों के नेताओं और जनजातीय प्रतिनिधियों के साथ एक सीधी बैठक करूंगा। उनकी चिंताओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनकर यह स्पष्ट करूंगा कि उनकी सहमत के बिना कोई भी दमनकारी कदम नहीं उठाया जाएगा। इससे प्रशासन और जनता के बीच विश्वास की कमी कम होगी। फिर पारदर्शी पुनर्वास नीति, यानी मैं सुनिश्चित करूंगा कि उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार के तहत उन्हें न केवल उनकी भूमि का उचित मूल्य मिले, बल्कि उन्हें ऐसी जगह बसाया जाए जहां उनकी सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रहे। मैं प्रस्ताव करूंगा कि प्रभावित परिवारों के कम से कम एक सदस्य को उनकी योग्यता के अनुसार उसी संयंत्र में सरकारी स्थायी नौकरी दी जाए। फिर सतत विकास हेतु तकनीकी दबाव। मैं इंजीनियरों और निवेशकों के साथ चर्चा करूंगा कि क्या संयंत्र के नक्शे में थोड़ा बदलाव करके वन क्षेत्र की कटाई को न्यूनतम किया जा सकता है। यदि वन काटना अनिवार्य है तो प्रतिपूरक वनीकरण के तहत जिले के किसी अन्य क्षेत्र में उससे दोगुना जंगल लगाने की योजना को सख्ती से लागू किया जाएगा। फिर कौशल विकास केंद्र, यानी संयंत्र शुरू होने से पहले ही मैं स्थानीय युवाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करूंगा, ताकि वे केवल अकुशल श्रमिक न होकर बेहतर पदों पर नियुक्त हो सकें। फिर सरकार और निवेशकों को वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट कैसे देनी है। मैं सरकार को एक वास्तविक रिपोर्ट भेजूंगा, जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि जन असंतोष के बीच जबरन परियोजना शुरू करना दीर्घकालिक नुकसान है, जैसे हिंसा या कानूनी मुकदमेबाजी का कारण बन सकता है। मैं उन्हें विश्वास दिलाऊंगा कि पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से कार्य शुरू करना निवेश के लिए अधिक सुरक्षित है। फिर निर्णय का नैतिक आधार क्या है। मेरा निर्णय सर्वोदय यानी सबका उदय और उपयोगितावाद यानी अधिकतम का हित के समन्वय पर आधारित होगा। मैं विकास को रोकूंगा नहीं, लेकिन उसे मानवीय चेहरा दूंगा।
प्रशासक के रूप में मेरा लक्ष्य केवल लक्ष्य प्राप्त करना नहीं बल्कि उसे प्राप्त करने के साधनों को न्यायपूर्ण बनाना है। जनजातियों को विकास का विरोधी बनाने के बजाय उन्हें विकास का हिस्सेदार बनाकर ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, जो हमारा पेपर 4 है इसको हमने पूरा पढ़ लिया। एथिक्स भी इसको हम कहते हैं, पूरा पेपर हमने पढ़ लिया। कैसे 20 प्रश्न हल करते हैं हमने देखा। पहली बार आपने क्लास देखा है तो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। पसंद आया है तो लाइक करिए और लोगों को भेजिए जिससे सबको लाभ मिले। जो मेंस के और सेक्शन है जैसे निबंध है, आपका पेपर 5 है, 6 है, ये जो कराए गए हैं इनको भी जरूर देखिएगा। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना अभ्यास बनाए रखिएगा। धन्यवाद।